स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखें। तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने टीम इफ़ेक्टिवनेस मॉडल के बारे में पढ़ा था कि टीम्स को किस तरह इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर का जो फोकस है वो टीम इफ़ेक्टिवनेस के बारे में है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि टीम्स का बनाना ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो एंडोर्स करता है ये चैप्टर के टीम्स बनानी चाहिए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में टीम्स क्यों पॉपुलर हैं इसके बारे में पढ़ लिया है। फिर वर्क ग्रुप्स और वर्क टीम्स में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने वेकेशन से पहले वर्क ग्रुप एंड टीम्स का डिफरेंस भी पढ़ा था, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने दोबारा से रिवाइज़ करवाया था। फिर टाइप्स ऑफ टीम्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हमने 4 टाइप्स ऑफ टीम्स भी पढ़ी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेज टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड वर्चुअल टीम्स। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो है टीम इफ़ेक्टिवनेस मॉडल, कि टीम्स को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। वो कौन कौन सी डायमेंशन है जहाँ पर वर्कआउट करके आप टीम्स से बेटर रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। टीम्स को मतलब टीम्स बनाना सिर्फ काम नहीं है, टीम से अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस हों, दैट इज़ ओवर एम। तो टीम इफ़ेक्टिवनेस मॉडल का मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि भाई आपको इन डायमेंशन में जो है वो परफॉर्म करना है, इन डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्ट करना है ताकि आप टीम्स को इफ़ेक्टिव बना सकें। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीम, वो जो 4 डायमेंशन थी, 4 कंपोनेंट्स थे, वो पढ़ने शुरू किए थे। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टेक्स्ट और कंपोजिशन पर बात कर चुके हैं। जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं 4 कंपोनेंट्स हैं टीम को इफ़ेक्टिव बनाने के: कॉन्टेक्स्ट, कंपोजिशन, वर्क डिज़ाइन और प्रोसेस। यही जो की कंपोनेंट्स हैं ये वो डायमेंशन हैं कि आपको इन डायमेंशंस में काम करना है, कुछ एक्ट करना है ताकि आपकी जो टीम है वो इफ़ेक्टिव हो जाए। तो हमने कॉन्टेक्स्ट के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमें एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, एक टीम में एक स्ट्रक्चर बनाना है, लीडरशिप बनानी है, लीडरशिप कायम करनी है, किसी को लीडर बनाना है, तब टीम्स इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। एक ट्रस्ट का क्लाइमेट क्रिएट करना है। फिर रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो हमने परफॉर्मेंस के साथ अटैच करना है, टीम परफॉर्मेंस के साथ रेदर दैन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हमें टीम्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए रिवॉर्ड देना है ताकि लोगों में ये जज्बा पैदा हो गया भाई अगर हम मिलकर काम करेंगे तो फिर ही हमें बेनिफिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। देन हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो सेकंड कॉन्टेक्स्ट था, सेकंड जो कंपोनेंट था कंपोजिशन का, वो डिस्कस किया कि एबिलिटी ऑफ मेंबर्स का होना ज़रूरी है। मेंबर्स में कुछ एबिलिटीज़ हैं वो होंगी तो टीम इफ़ेक्टिवली काम करेगी। अगर आपके मेंबर्स एबिलिटी नहीं रखते तो आपकी टीम इफ़ेक्टिव नहीं होगी। फिर पर्सनैलिटी ऑफ मेंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ के टीम मेंबर चाहिए टीम को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करवाने के लिए, टीम से अच्छे रिज़ल्ट्स लेने के लिए। फिर हमने कहा जी एलोकेटिंग रोल्स एंड डाइवर्सिटी, रोल्स जो हैं वो एलोकेशन होनी चाहिए। पर्टिकुलर रोल परफॉर्म करने के लिए आपके पास टीम मेंबर होने चाहिए, हर टीम मेंबर एक पर्टिकुलर रोल परफॉर्म करे ताकि टीम अपने ओवरऑल टारगेट्स को अचीव कर सके। फिर डाइवर्सिटी होनी चाहिए जी टीम मेंबर्स में। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती। डाइवर्सिटी के लिए आपको जो है वो ऐसे मैनेजर्स भी चाहिए जो डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकें। फिर हमने लास्ट पे डिस्कस किया जी साइज़ ऑफ टीम जितना स्मॉलर होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो रिसर्च के मुताबिक 5 to 9 मेंबर्स जो है ना टीम के, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट कंपोजिशन में हमने डिस्कस किया जी मेंबर प्रेफरेंस फॉर टीम वर्क, कि आप जिन लोगों की टीम बना रहे हैं वो लोग क्या टीम में काम भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर वो टीम के तौर पर काम नहीं करना चाहते तो आप कैसे उनसे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको लोगों को एक तो मोटिवेट करना है, फिर उन लोगों की टीम बनानी है जो वाकई टीम में रहना, कलेक्टिविज़म कल्चर को अडॉप्ट कर सकें, मतलब मिलकर काम करने को लाइक करते हों। तो मेंबर्स प्रेफरेंस फॉर टीम वर्क ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया।
की रोल जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे जी। आज हम थर्ड जो कंपोनेंट है वर्क डिज़ाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैं दोबारा से दिखा दूं कि की कंपोनेंट्स 4 थे, कॉन्टेक्स्ट, कंपोजिशन, वर्क डिज़ाइन एंड प्रोसेस वेरिएबल्स। कॉन्टेक्स्ट और कंपोजिशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। आप यूट्यूब चैनल पे भी उसको दोबारा से देख सकते हैं अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वर्क डिज़ाइन और प्रोसेस वेरिएबल, जिसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं जी वर्क डिज़ाइन पर। वर्क डिज़ाइन का मतलब ये है जी कि अगर आप अच्छे रिज़ल्ट्स टीम से लेना चाहते हैं तो आपको टीम मेंबर्स के दरमियान वर्क को असाइन करना है। फिर ना सिर्फ आपने उनके दरमियान टास्क असाइन करने हैं, वर्क असाइन करना है, बल्कि उनको पैटर्न भी बताना है कि इस तरह आपने अपना काम कंप्लीट करना है। तो वर्क डिज़ाइन का मतलब है जी कि टीम मेंबर विच टाइप ऑफ वर्क आर असाइनिंग टू द टीम मेंबर एंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ वर्क। वर्क का पैटर्न क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। तो इसके बारे में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वर्क डिज़ाइन के हवाले से। सबसे पहले जी फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। भाई फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आज़ादी देना, इन ऑटोनॉमी मतलब बाइख्तियार बनाना, कि क्या टीम मेंबर्स को आपने आज़ादी दी हुई है, उन्हें इंडिपेंडेंस दी हुई है, ऑटोनॉमी दी हुई है कि वो आज़ादी से काम कर सकें, या वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जितनी आप उन्हें आज़ादी देंगे, जितनी ऑटोनॉमी देंगे, इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो इंडिपेंडेंट टास्क देना, फ्रीडम देना, दैट विल एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ टीम्स। Ability to work independently, when dependents work eliminate and member will work on their behalf with proper autonomy, then team will be more effectively। जितना आप उनको आज़ादी देंगे, बाइख्तियार बनाएंगे, उतना वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो वर्क डिज़ाइन के हवाले से फर्स्ट पॉइंट था जी मेंबर्स की फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। सेकंड पॉइंट है जी स्किल वैरायटी। स्किल वैरायटी का मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं, जो टाइप ऑफ टास्क है दैट रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स एंड टैलेंट, ability to use different skills and talent. It means every member of team must have different type of skills for effectiveness of team। जब तक मेंबर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स नहीं होंगी, क्योंकि टाइप ऑफ टास्क भी डिफरेंट टाइप का होता है, काम की नेचर भी डिफरेंट होती है, उसको परफॉर्म करने के लिए स्किल भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होती हैं। तो मेंबर्स के पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट होना चाहिए, ताकि हर काम को स्किलफुल पर्सन, टैलेंटेड पर्सन अपने हुनर के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वर्क को परफॉर्म कर सकें। तो स्किल वैरायटी का क्या मतलब हुआ जी, एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स। मेंबर्स में ये एबिलिटी हो कि वो डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करके, टैलेंट्स का इस्तेमाल करके किसी टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया जी वर्क डिज़ाइन के हवाले से। थर्ड पॉइंट है जी टास्क आइडेंटिटी। टास्क आइडेंटिटी, टास्क की शनाख्त। अक्सर लोग इस वजह से काम नहीं करते कलेक्टिवली, टीम में रहते हुए, कि उन्हें लगता है कि शायद वो काम करेंगे तो उनके काम का नाम नहीं होगा, मतलब उनके काम की रिकॉग्निशन नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फ़लाँ बंदे ने क्या काम किया। लोग टास्क आइडेंटिटी चाहते हैं कि भाई इस काम को उनके नाम के साथ जोड़ा जाए, कि भाई इतने यूनिट मिस्टर अहमद ने सेल किए हैं, इतनी कस्टमर कंप्लेंट मिस्टर अकबर ने सॉल्व की हैं। ऐसा ना हो कि कहा जाए भी कस्टमर कंप्लेंट सारी सॉल्व हो गई। अब वो जाहिर सी बात है, वो किसी ने, हर जो इंडिविजुअल है, टीम मेंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीम जो कंप्लेंट्स को सॉल्व करना। तो ये ना हो कि वो समझे भी मैंने सबसे ज़्यादा कंप्लेंट सॉल्व की थी, मेरा तो नाम आया नहीं, या मैंने एक बड़ी क्रूशल कंप्लेंट थी, मैंने उसे सॉल्व किया, मेरा नाम उसमें नहीं आया, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो टास्क आइडेंटिटी का मतलब है एबिलिटी टू कंप्लीट अ होल एंड आइडेंटिफाइबल टास्क और प्रोडक्ट। ऐसा टास्क जो आइडेंटिफाइबल हो, जिसका नाम हो, लोगों को पता हो भाई कि ये इसने काम ये वाला कंप्लीट किया है मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए ये चाहता है भाई उसके टास्क की आइडेंटिटी हो।
तो टीम मेंबर इस वजह से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते कि उन्हें लगता है कि शायद उनकी रिकॉग्निशन नहीं होगी। मैनेजर शुड रियलाइज़ टू द मेंबर दैट देयर रिकॉग्निशन इज़ कनेक्टेड विद द टास्क, कि अगर वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो उन्हें बाकायदा रिकॉग्निशन मिलेगी, उनका नाम होगा। तो अगर उनको ये रियलाइज़ हो जाए, इस बात का यकीन हो कि उनके टास्क की आइडेंटिटी है, शनाख्त है, रिकॉग्निशन मिलेगी उन्हें, तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो हर टास्क, तो मैनेजर को क्या चाहिए जी, जब वो टीम बनाए तो टास्क को भी आइडेंटिफाइबल पार्ट्स में डिवाइड करें। हर टास्क जो है वो टीम मेंबर को दे, ताकि पता हो भाई फ़लाँ टास्क फ़लाँ मेंबर ने कंप्लीट किया है। क्योंकि लोग आइडेंटिटी के बगैर इंपॉर्टेंट, जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, जो मैटर नहीं करते, जिसकी रिकॉग्निशन नहीं होती, लोग ऐसे टास्क को परफॉर्म नहीं करते, मतलब ज़्यादा मेहनत से परफॉर्म नहीं करते। तो टास्क आइडेंटिटी होनी चाहिए जब आप टीम्स बना रहे हों, जब उनके दरमियान आप वर्क को एलोकेट कर रहे हों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट, ये डायमेंशन जो है वर्क डिज़ाइन के बारे में है। तो लास्ट पॉइंट है जी वर्क डिज़ाइन का, दैट इज़ टास्क सिग्निफिकेंस। नाम से ज़ाहिर है जी टास्क का अहम होना। हर कोई ये चाहता है कि वो ऐसा टास्क परफॉर्म करे जो सबसे अहम हो। हर कोई शोहरत चाहता है, हर कोई चाहता है कि ऐसा टास्क हो जो बाकी सब टास्क से इम्पॉर्टेंट हो। तो एक तो मैनेजर जब टीम बनाएं तो टीम मेंबर्स के दरमियान जब स्ट्रक्चर बनाया जाए, जो लीडर बनाया जाए, तो लीडर लोगों को बताए भाई आपका, ये लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाए, लोगों में ये बात इंस्टिगेट की जाए कि भाई आपका ये टास्क ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को एक तरह से मोटिवेशन चाहिए होती है कि भाई उनका टास्क, उनका अटेंड करना, उनका ऑफिस आना कितना इम्पॉर्टेंट है, उनका जो उनको डे टू डे टास्क दिए गए हैं उनका कंप्लीट करना ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो लोग जो है ना टीम में उस टास्क को करना पसंद करते हैं जिनका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट होता है। सब्सटेंशियल इम्पैक्ट, अहम असर, कंसीडरेबल इम्पैक्ट होता है, जिसके बारे में वो समझते हैं भाई, उनको ये पता होगा भी आज अगर मैं ऑफिस ना गया, मैंने अपना टास्क कंप्लीट ना किया, तो ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो जो है वो लोअर हो जाएगी। तो टास्क की सिग्निफिकेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ टीम, मैनेजर शुड रियलाइज मेंबर दैट दिस टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दिस टास्क हैज़ वेरी सिग्निफिकेंस। तो व्हेन मेंबर्स रियलाइजेज दिस थिंग देन द टीम विल बी इफेक्टिव। तो जब मेंबर्स को ये बात रियलाइज़ हो गई ना कि भाई उनका टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका ऑफिस जाना कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो कभी भी ऑफ नहीं करेंगे, एब्सेंट नहीं होंगे, कभी भी वो लेज़ी नहीं होंगे, वो विजिलेंटली अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये एक मैसेज भी है कि मैनेजर को जब वर्क असाइन करें तो हर मेंबर को ये रियलाइज़ करवाए कि भाई आपका टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए जी वर्क डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 पॉइंट्स से जी 4 डायमेंशन ही टीम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट, एक कंपोजिशन, देन वर्क डिज़ाइन, लास्ट की कंपोनेंट, लास्ट डायमेंशन, वो एरिया जहाँ पर आपको वर्क करना है टीम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, दैट इज़ प्रोसेस वेरिएबल्स। हु टू परफॉर्म द टास्क, प्रोसेस वेरिएबल, प्रोसेस में जो वेरिएबल्स हैं उन पर वर्क किया जाए ताकि टीम्स की परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो। अब प्रोसेस वेरिएबल्स कौन से हैं जी? सबसे पहला है जी कमिटमेंट टू अ कॉमन पर्पस। भाई टीम्स का मकसद ये नहीं है कि आपने इंडिविजुअल टास्क दे दिए और इंडिविजुअल टास्क की इवैल्यूएशन हो गई। टीम्स बनाने का मकसद ये है कि कॉमन जो गोल्स हैं, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जाएं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि टीम मेंबर्स को की कमिटमेंट हो कॉमन पर्पस के लिए। मतलब ये ना हो कि फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम है तो एक हर बैट्समैन ये कोशिश करे भाई उसकी स्कोर अच्छी हो जाए, वो 50 स्कोर कर ले, चाहे 100 बॉल्स पे कर ले, या बॉलर ये कोशिश करे भाई उसकी 3 विकेट्स वो आज गेन कर ले, चाहे वो रन्स जितनी मर्ज़ी जो है वो ले ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को कॉमन गोल क्या है? मैच विन करना। अगर मैच विन करने के लिए रिक्वायर्ड ये है जी कि वो बॉल ज़्यादा बीट करे, विकेट्स इंपॉर्टेंट नहीं हो फॉर एग्जांपल, तो उसे क्या करना है, उसे अपने विकेट्स को छोड़कर बॉल ज़्यादा बीट करनी है, कम रन देने हैं। तो कॉमन पर्पस पर जब तक टीम मेंबर इकट्ठे नहीं होंगे तब तक टीम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती।
तो एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए कि टीम मेंबर जो हैं वो सारे एक कॉमन पर्पस पर इकट्ठे हों, उनके दरमियान एक ऐसी गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि वो सब एक कॉमन पर्पस के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दें। तो मेंबर्स ऑफ सक्सेसफुल टीम पुट अ टीम वर्क, put a joint effort in discussing, in shopping and in agreeing on a purpose that belongs to them collectively and individually। वो सब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे मेहनत करते हैं, इकट्ठे डिस्कस करते हैं, इकट्ठे जो है वो शेप करते हैं चीज़ों को, एग्री होते हैं कि वो मिलकर काम करेंगे। कॉमन पर्पस का होना बड़ा ज़रूरी है। अ टीम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड एडजस्टिंग द मेंबर्स, कि वो अपने आप को एडजस्ट करें मास्टर प्लान के ऊपर, कि जो ओवरऑल गोल है उसके लिए वो सब इकट्ठे हों। तो क्रिएट अ कॉमन पर्पस दैट प्रोवाइड डायरेक्शन, उससे उन्हें डायरेक्शन मिलेगी, उन्हें किस हिम्मत में काम करना है। फिर टीम मेंबर्स में कॉमन पर्पस का मतलब रिफ्लेक्सिटी होनी चाहिए ना, कि वो अपने आप को एडजस्ट करें, जैसा ही ओवरऑल प्लान चेंज हो वो अपने आप को चेंज करें, अपने मतलब अपने टारगेट्स को फोकस ना करें, पर्सनल रिकॉग्निशन के लिए या अपने इंडिविजुअल गोल ना सेट कर लें, वो कॉमन पर्पस के लिए वर्क करें। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जी प्रोसेस का। सेकंड पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टीम गोल्स। देखिए हमने इसे जब प्रीवियस चैप्टर जो मोटिवेशन का है उसमें भी हमने पढ़ा था गोल सेटिंग थ्योरी, जिसमें हमने MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी पढ़ी थी, कि गोल जो है ना वो बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक मतलब ऐसे गोल होने चाहिए जो अचीवेबल भी हों, जिनका हकीकत से ताल्लुक़ हो। ये नहीं कि गोल सेट कर दिए और मेंबर्स में इतनी एबिलिटीज़ ही नहीं हैं, या हकीकत में ये मुमकिन ही नहीं है कि इतने हैवी, इतने जो हाई टारगेट्स को अचीव किया जाए। तो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए। तो गोल सेटिंग में हमने ये पढ़ा था जितने डिफ़िकल्ट गोल होंगे, जितने चैलेंजिंग गोल होंगे, उतने मेंबर्स जो हैं वो हार्ड वर्क करेंगे, उतने फोकस्ड होकर काम करेंगे। तो गोल्स का स्पेसिफिक होना मतलब क्लियर होना, मेजरेबल, ऐसे गोल जिनको मेजर किया जाए कि भाई हमें कितने, फॉर एग्जांपल ये ना बताया जाए भाई कि आपने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करने हैं, ज़्यादा यूनिट सेल करने हैं, बताया जाए भाई आपने लास्ट ईयर में 1 लाख यूनिट बेचे थे, इस बार आपको 1,20,000 यूनिट्स बेचने हैं। तो ये स्पेसिफिक है कि भाई हमें पिछले साल के मुकाबले में 20,000 ज़्यादा बेचने हैं। मेजरेबल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें, जिस भी स्टेज पर यूनिट्स सेल हुए होंगे वो देख सकते हैं भाई हमने अभी 90,000 बेचे हैं, हमें अभी 30,000 मोर टू गो, 30,000 मज़ीद बेचने हैं। फिर वो कुछ अरसे बाद देखते हैं भाई 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद देखते हैं अच्छा जी अब हमने 1,05,000 पे पहुंच चुके हैं, अच्छा जी हम अब टारगेट से 15,000 यूनिट्स दूर हैं। तो मेजरेबल है ना ये। इस तरह रियलिस्टिक ऐसा गोल देना चाहिए जो अचीवेबल भी हो, चैलेंजिंग होना चाहिए। ईजी गोल जो हैं वो लोगों को लेज़ी बना देते हैं। जितने चैलेंजिंग होंगे, जितने डिफ़िकल्ट गोल होंगे, उतने जो टीम मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा फोकस्ड होकर मेहनत से काम करेंगे। देन थर्ड पॉइंट है जी प्रोसेस के हवाले से रहती है टीम एफिकेसी। आपने सेल्फ एफिकेसी थ्योरी भी पढ़ी है। टीम एफिकेसी का मतलब है ये टीम मेंबर्स में ये कॉन्फिडेंस हो, ये कॉन्फिडेंस हो कि भाई वो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, वो ये परफॉर्मेंस जो है वो जो उन्हें टारगेट दिया गया है, गोल्स दिए गए हैं, वो उसे अचीव कर सकते हैं। तो टीम मेंबर बिलीव इन इट्स एबिलिटी टू सक्सीड। भाई आप में जो स्ट्रक्चर बनाया है, आपने जो लीडर बनाया, उसका काम ही ये है लोगों में ये एफिकेसी पैदा की जाए, लोगों में ये बिलीव पैदा किया जाए कि भाई दे कैन डू। तो कैन डू स्पिरिट पैदा करना लीडर का काम है। तो इस दैट्स वाई कहा जाता है भाई कि टीम मेंबर में स्ट्रक्चर का होना, लीडर का होना बड़ा ज़रूरी है। तो टीम मेंबर्स में ये बिलीव कि वो कर सकते हैं, उसमें उनमें इतनी एबिलिटी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट रखता है जी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। सच टीम हुज मेंबर हैव टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल आर मोर लाइकली टू डिवेल्प अ कॉन्फिडेंस एंड फर्म बिलीफ। जिनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, जो मिलकर काम करने की एबिलिटी रखते हैं, जिनमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, लोगों के साथ एडजस्ट करने की सलाहियतें होती हैं, वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी प्रोसेस के हवाले से, वो है मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स का मतलब ये है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो मेंटल मॉडल्स का मतलब ये है जी जो टीम मेंबर्स हैं ना,
उनको हर टीम मेंबर को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, एक मैप हो, एक रोड मैप हो जो सारे मेंबर्स के माइंड में क्लियर हो कि हाउ टू परफॉर्म द टास्क। अगर हर मेंबर ने अपने माइंड में अपना तरीका बनाया होगा, अपना एक मेंटल मॉडल बनाया होगा, तो कॉमन पर्पस कैसे अचीव हो सकेगा। तो मेंटल मॉडल का मतलब है हर मेंबर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, गाइडलाइन हो कि भाई उसे टारगेट को कैसे हासिल करना है। हर कोई अपने अपने तरीके से काम ना करे। इसके लिए फिर ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि बाकायदा उन्हें ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, टीम बनाने के बाद या टीम बनाने से पहले बाकायदा मैनेजर उन्हें गाइड करे, ट्रेन करे कि भाई आपने इस टास्क को कैसे अचीव करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है टारगेट्स को हासिल करने का, वर्क को परफॉर्म करने का। तो ये मेंटल मैप, मेंटल मॉडल, तरीक़ाकार, ये सारे मेंबर्स का एक जैसा होना चाहिए, तभी कॉमन पर्पस जो है, कॉमन जो गोल्स हैं वो हासिल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, आप मैनेज लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, आपस में इख्तलाफ। देखें, हम कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि इख्तलाफ हमेशा नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर सिचुएशन में, स्टडीज़ में ये रिसर्च की गई है कि कॉन्फ्लिक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन एक मैनेज लेवल, एक हद तक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं कि लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लें, एक दूसरे पर तंजो मजाक करें, लोग एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करें, लोग बैक बाइटिंग करें, लोग ग्रुपिंग बना लें। कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ मतलब नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ मतलब ये है जी कि राय का इख्तलाफ, काम करने के तरीके पर इख्तलाफ, ज़ाती दुश्मनी नहीं, लोगों का एक दूसरे पर ज़ाती रंजिश की वजह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाना, सही बात को भी गलत कहना, ऐसा इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ इस बात पर कि टास्क कैसे परफॉर्म करना है। हर किसी के माइंड में अपनी अपनी राय होती है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जब तक ये इख्तलाफ नहीं होगा ना, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर नहीं करेंगे, तब तक एक बेस्ट वे आउट सामने नहीं आएगा। तो मैनेज लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि लोगों में इख्तलाफ राय होगी, लोग उसे शेयर करेंगे, फिर एक कॉमन पॉइंट पर एग्री हो जाएंगे, या सबकी राय सुनने के बाद जो टीम लीडर होगा वो एक पॉइंट पर सबको कहेगा भाई ये इस तरह से टास्क परफॉर्म किया जाएगा। तो ज़्यादा उम्मीद है कि आप अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं, रैदर दैन कि कोई एक या टीम लीडर कोई एक टास्क दे दे, एक टारगेट सेट कर दे या एक वे आउट बता दे और सारे चुप करके उस पर अमल करना शुरू कर दें और एंड पर रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपकी उम्मीद के बरक्स हों। तो लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी राय का इजहार करें, बेशक इख्तलाफ हो उनके दरमियान आपस में, लेकिन कम से कम वो शेयरिंग करें। शेयरिंग करने से बेस्ट जो डायरेक्शन है वो जो है आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट आर हेल्पफुल। टास्क कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है हाउ टू परफॉर्म द टास्क, जबकि जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, ज़ाती रंजिशें हैं, ज़ाती इख्तलाफात हैं, ज़ाती इख्तलाफात की वजह से लोगों को एक दूसरे की ज़ात अच्छी नहीं लगती, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, अपने दुश्मन की सही बात को भी गलत कह देते हैं। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैनेज लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होने चाहिए, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। लास्ट पॉइंट प्रोसेस के हवाले से है जी, मिनिमाइज़ द सोशल लॉफिंग। ये बड़ा एक चैलेंज है टीम लीडर के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, मैनेजर्स के लिए भी, कि वो सोशल लॉफिंग को कंट्रोल करें। कुछ लोग जो लेज़ी होते हैं, जो टास्क को परफॉर्म करना नहीं चाहते, जिनका पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होता, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती, जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, या जो जैसे हमने पर्सनालिटी टाइप पढ़ी थी कि एक्स पर्सनालिटी के जो लोग हैं। अब मिनिमाइज सोशल लॉफिंग का मतलब ये, जब टीम बना दी जाती ना, तो जिसमें 5 to 9 मेंबर, 10 मेंबर्स होते हैं, तो कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं कि भाई चलें
10 लोग हैं, मैंने कुछ ना भी किया, मैं आज नहीं भी जाऊंगा या मैं आज बैठा भी रहूंगा, परफॉर्म नहीं भी करूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, काम तो होता ही रहेगा, मैं नहीं भी करूंगा तो क्या हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड सोशल लॉफिंग, के हजूम से फ़ायदा उठा देना। जैसे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, कोई एक हूटिंग कर देता है, टीचर का ध्यान वाइट बोर्ड की तरफ है, 60 स्टूडेंट्स में से कोई एक हूटिंग कर देता है, ये सोच कर कि 60 है जी, कौन सा पता चलेगा। तो जो टीम्स है ना, उसमें ये प्रॉब्लम है कि भाई कुछ लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसा कि देखिए, हमने जब डिफरेंस पढ़ा था ना ग्रुप्स और टीम्स का, तो हमने वहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी का, जिसमें हमने कहा था जी कि ग्रुप्स में जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, लोगों से उनके किए के बारे में पूछना, कि भाई आंसर लेना उनके एक्टिविटीज़ के बारे में, अकाउंटेबिलिटी जो है वो जो एहतसाब है वो ग्रुप्स में तो इंडिविजुअली पूछा जाता है सिर्फ, लेकिन हमने टीम्स के बारे में पढ़ा था कि टीम्स में लोगों से उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछना है और कलेक्टिव परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछना है। तो यहाँ पर भी सोशल लॉफिंग को आप इसी तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि आप लोगों को इंडिविजुअली भी अकाउंट फॉर करें, पूछें, उनको टास्क दें, उनके बारे में उनसे भी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछें, फिर जो कलेक्टिव टास्क होंगे एज अ टीम जो उन्हें टास्क दिए जाते हैं उनके बारे में भी पूछा जाए, ताकि हर कोई जो है वो अपना काम ज़िम्मेदारी से करे, कोई भी फ़ायदा ना उठाए कि भाई टीम है मैं नहीं भी परफॉर्म करूँगा। ये ना हो 6 टीम में 8 मेंबर्स हैं, 6 जो है वो डे एंड नाइट एफर्ट करते हैं और 2 जो हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, लेज़ी होते हैं, काम अपना टाइम पर नहीं करते, और जब रिवॉर्ड मिलता है तो सबको इक्वल मिल जाता है। इस तरह टीम में एक जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं कि लोग जो है वो अनहैप्पी हों टीम में काम करने की वजह से, उन लोगों की वजह से जो काम नहीं करते, अपना जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ तक आपका जो टीम इफ़ेक्टिवनेस मॉडल था, हाउ टू मेक्स द टीम इफ़ेक्टिव, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसकी 4 डायमेंशन थी, चारों की चारों हमने डिस्कस कर ली, कॉन्टेक्स्ट, कंपोजिशन, वर्क, डिज़ाइन, और अभी हम प्रोसेस को कंप्लीट किया है हमने। इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं जी। लास्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते हम अलगता से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक टेक्निक है कि क्योंकि आप मैनेजर हैं, आपने लोगों को मैनेज करना है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टीम का बनना ज़रूरी है, लेकिन लोग विलिंग नहीं है जी टीम में काम करने के लिए, तो क्या करेंगे, सब लोगों को निकाल देंगे आप जॉब से, या कुछ लोग एग्रीड हैं, कुछ लोग एग्रीड नहीं है टीम में काम करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे आप। ये तो नहीं कि आप आधी ऑर्गेनाइजेशन को निकाल दें, भाई हमें टीम्स चाहिए, तो आधी ऑर्गेनाइजेशन आपकी अनएम्प्लॉयड हो जाए। भाई एज अ मैनेजर आपको इंडिविजुअल्स को टर्न करना है इनटू टीम प्लेयर्स, आपने उनको टीम्स का हिस्सा बनाना है। मतलब टर्निंग इंडिविजुअल इनटू टीम प्लेयर का मतलब है किस तरह आप इंडिविजुअल्स को टीम प्लेयर बना सकते हैं, टीम में अच्छा परफॉर्म करने वाला बना सकते हैं। तो एज अ मैनेजर ये स्किल आपको सिखाई जा रही है कि आपको इंडिविजुअल्स को टीम प्लेयर कैसे बनाना है। उसके लिए 3 टेक्निक्स आपको नज़र आ रही हैं। फर्स्ट इज़ सिलेक्शन, सेकंड इज़ ट्रेनिंग, एंड थर्ड इज़ रिवॉर्ड्स। बड़ा आसान सा टॉपिक है जी, कि अगर आप चाहते हैं या आपको आप असेस करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीम प्लेयर्स चाहिए रेदर दैन इंडिविजुअल प्लेयर्स, तो आप क्या करें, जब आप लोगों को हायर कर रहे हों, सिलेक्ट कर रहे हों, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायरिंग कर रहे हों, तो आप उन लोगों को हायर करें, इंटरव्यू में असेसमेंट करें कि कौन टीम प्लेयर है, कौन कलेक्टिविज़म कल्चर से आया है, कौन लोगों के साथ मिलकर काम करने की एबिलिटी रखता है। आप लोगों की पर्सनैलिटी जजमेंट कर सकते हैं, मतलब कौन एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी का जो है वो होल्ड करता है एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी को। जाहिर सी बात है एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी के लोग अकोमोडेटिंग होते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो जब आप सिलेक्शन कर रहे हों, मेक टीम स्किल वन ऑफ द इंटरपर्सनल स्किल, मतलब आप लोगों की स्किल की असेसमेंट करें ना, हायरिंग में आप लोगों की स्किल देखते हैं ना कि लोग स्किलफुल हैं नहीं हैं, उनमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप देखें कि क्या लोगों में टीम स्किल है, तो इसको आप कंसीडर करें हायरिंग के वक्त। तो देखें जब आपने हायरिंग के वक्त ही उन लोगों को हायर कर लिया जो टीम स्किल रखते हैं, मिलकर काम करने की एबिलिटी रखते हैं, तो आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन अगर आप
लोगों को हायर कर चुके हैं या हायरिंग के वक्त आपने जो है वो लोगों को हायर कर लिया उनकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पे, उनकी डिग्रीज़ के बेस पे जो रिक्वायर्ड थी, ऑल्दो वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से आए थे, वो टीम में काम नहीं करना चाहते थे। मतलब अब आपके पास ऐसी वर्क फोर्स है, या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे लोग मिल चुके हैं जो टीम प्लेयर नहीं हैं, तो आपको क्या करना है? फिर आपको उनकी ट्रेनिंग करनी है। इंडिविजुअल लोग लर्न करते हैं, लोग सीखते हैं। आप एज अ मैनेजर लोगों को मैनेज करना ही तो आपका काम है। तो आप क्या करें, लोगों को ट्रेन करें, गाइड करें, उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करें, उन्हें मेंटल मॉडल, उन्हें लोगों के एक्सपीरियंसेस बताएं, उन्हें ऐसी स्टोरीज सुनाएं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज बताएं जिसमें लोग मोटिवेट हों टीम में काम करने के लिए, उन्हें टीम प्लेयर होने का बेनिफिट बताएं, उन्हें टीम में काम करने का बेनिफिट बताएं। तो आप क्या करें, लोगों को ट्रेन करें, इंडिविजुअलिस्टिक पीपल को कैन लर्न, उन्हें सिखाएं कि भाई टीम में कैसे काम करना है। थर्ड और लास्ट जो टेक्निक है टीम प्लेयर में लोगों को बदलने की, इंडिविजुअलिस्टिक लोगों को टीम प्लेयर में बदलने की, वो है जी आप रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करें। आप रिवॉर्ड्स दें ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव परफॉर्मेंस रैदर दैन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आप इनकरेज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग कोऑर्डिनेट करें, मिलकर काम करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। तो कोऑपरेट करने के लिए आप लोगों को रिवॉर्ड दें, इनकरेज करें। और अगर लोग कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से इंडिविजुअलिस्टिक काम करते हैं, तो उन्हें डिस्करेज करें, उन्हें फ़ाइन चार्ज करें, उनको थ्रेट करें आप, ताकि लोग जो है वो कलेक्टिव काम करने पर रिवॉर्ड की वजह से मजबूर हो जाएं, भाई हमें कलेक्टिवली काम करना है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो रीवर्क द रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब अपना रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करें। क्या चेंज करें जी? एनकरेज कोऑपरेटिव एफर्ट्स को एनकरेज करें रैदर देन कंपेटिटिव के बजाय कोऑपरेटिव एफर्ट्स को आप एनकरेज करें। तो ये 3 टेक्निक्स हैं जी टर्निंग इंडिविजुअल इनटू द टीम प्लेयर, कि आप सिलेक्शन के वक्त ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या ट्रेन करें या रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करें। कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वाइल स्टिल एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, मतलब आप टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को साथ साथ एम्फेसाइज करते जाएं, उस पर जोर देते जाएं, लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस की भी अहमियत होनी चाहिए। वही बात दोबारा से कि टीम में ये नहीं कि सिर्फ टीम परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, बल्कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। इस चैप्टर की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। देखें, इस चैप्टर का क्योंकि फोकस था शुरू से लेकर एंड तक कि भाई हमें टीम्स बनानी चाहिए, टीम्स हैं वो बेटर परफॉर्म करती हैं, टीम अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है, रिसर्च में हर चीज़ का देखें दोनों साइड्स पिक्चर की देखी जाती हैं। इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड में कहा जा रहा है भाई कि हमें इस बात का भी ख़बरदार रहें, इस बात के लिए भी कि टीम हमेशा हर बात का सलूशन, हर मसले का हल नहीं होती, हर सवाल का जवाब टीम नहीं है, हर काम टीम बनाकर हल नहीं किया जाता। कुछ ऐसे टास्क भी होते हैं जो इंडिविजुअल ही होते हैं। तो आपका ये नहीं कि आप कहें जी अब टीम बना दी तो अब हर चीज़ जो है वो अप टू द मार्क हो जाएगी, अब हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव होना शुरू हो जाएंगे। यू हैव टू जज द सिनेरियो देन डिसाइड के वेदर देयर इज़ अ नीड ऑफ टीम और नॉट। तो टीम्स टेक मोर टाइम एंड रिसोर्सेज दैन डज इंडिविजुअल वर्क। कहता जी टीम्स जो हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज भी ले लेती हैं, टाइम भी ले लेती हैं, टीम को मैनेज करने के लिए भी स्किल रिक्वायर्ड होती है। तो टीम हमेशा हर मसले का हल नहीं होती। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं भाई कि किसी सिचुएशन में टीम की ज़रूरत है या नहीं, तो आप पहले अपनी सिचुएशन को असेस करें, सिनेरियो का, सिचुएशन का एनालिसिस करें कि क्या इस सिचुएशन में टीम की ज़रूरत है भी या नहीं। तो कैसे आप अपनी सिचुएशन को टेस्ट करेंगे, कैसे आप सिनेरियो को टेस्ट करेंगे? तो पहली टेक्निक ये है, देखें भाई इज़ द वर्क इज़ कम्प्लेक्स, कि क्या काम इतना मुश्किल है कि इसके लिए टीम बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई काम बड़ा सिंपल सा है, उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत नहीं है, कोई अकेला शख्स भी उस टास्क को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग द टीम। तो फर्स्ट हम कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क देखेंगे। कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क जो है ये फर्स्ट पॉइंट है कि आपको देखना है कि वर्क कम्प्लेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी टीम की ज़रूरत ज़्यादा होगी, जितना जो है वर्क वो लेस कम्प्लेक्स होगा, आसान होगा, उसके लिए टीम की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंडली आपको ये देखना है कि क्या आपका जो वर्क है वो कॉमन पर्पस है, मतलब ऐसा टास्क जो लोगों के लिए कॉमन हो, जो सब लोग समझे भाई अगर हम मिलकर करेंगे तो हम ये कॉमन टास्क अचीव कर सकते हैं, कॉमन पर्पस हासिल कर सकते हैं। अगर कोई टास्क जो है वो कॉमन नेचर का नहीं है,
हर किसी का अपना अपना कंसर्न है, तो वहाँ पर टीम की ज़रूरत नहीं है। तो डज द वर्क क्रिएट अ कॉमन पर्पस और सेट ऑफ गोल्स फॉर द ग्रुप दैट इज़ लार्जर दैन द एग्रीगेट ऑफ द गोल्स फॉर द इंडिविजुअल्स। अगर आप इंडिविजुअल टास्क देते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो एग्रीगेट से ज़्यादा आता है, मतलब एग्रीगेट रिज़ल्ट जो है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा आता है। तो क्या एग्रीगेट टास्क देना जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो समेशन से ज़्यादा कर देता है। तो अगर समेशन से ज़्यादा कर देता है तो आपको ग्रुप की ज़रूरत है, अदरवाइज़ टीम की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल टास्क दें, अगर सम भी इंडिविजुअल टास्क रिज़ल्ट्स के इक्वल ही आना है तो फिर टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड और लास्ट पर्सपेक्टिव है जिसमें आपने असेसमेंट करनी है कि क्या आपको टीम की ज़रूरत है या नहीं। दैट इज़ आर मेंबर ऑफ द ग्रुप इन्वॉल्व इन इंटरडिपेंडेंट टास्क, कि क्या जो टास्क है वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब लोगों को एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ेगा किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ेगा किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो फिर तो टीम की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई टास्क लोगों को इंडिपेंडेंट रखता है, लोग अपना अपना काम भी अगर करें तो उनका टास्क जो है, उनकी जो उनकी असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो सकती है, तो फिर ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रुप की ज़रूरत तब होगी जब ऐसे टास्क होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लोगों को मिलकर काम करना, इंटरडिपेंडेंट टास्क मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे पर इन्हिसार करेंगे, तो फिर वो टास्क जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। तो ये 3 टेस्ट हैं जी, जिसके बाद आप डिसाइड करेंगे भैया आपको टीम बनानी चाहिए या नहीं। सबसे पहला जी कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, सेकंड है जी क्या क्या कॉमन पर्पस है या नहीं है, और थर्ड है कि क्या वो टास्क जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। अगर इंटरडिपेंडेंट होंगे तो ग्रुप की ज़रूरत है, टीम की ज़रूरत है, वरना ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो ग्रुप्स एंड टीम्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर ग्रुप्स और टीम में डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने टीम इफ़ेक्टिवनेस मॉडल के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने टर्निंग इंडिविजुअल इनटू द टीम। तो हमने इस चैप्टर के एंड पर फिर टर्निंग इंडिविजुअल इनटू द टीम प्लेयर और बी अवेयर दैट टीम्स आर नॉट ऑलवेज द आंसर। टीम हमेशा जो है वो मुश्किल का हल नहीं होती, हमने ये पढ़ा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी बेटा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।